नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका YouTube के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, राजस्थान इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में मेवाड़ राजवंश की हम शुरुआत कर चुके थे। और मेवाड़ राजवंश में लास्ट क्लास में हमने राणा कुंभा, जो एक विद्यानुरागी शासक था, एक योद्धा, एक निर्माता, एक विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता राणा कुंभा, हमने ये देखा कि किस प्रकार राजस्थान की स्थापत्य कला को नए आयाम देने वाला, संगीत विषय को एक नए आयाम देने वाला और राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला शासक राणा कुंभा अंतिम समय में अपने बेटे उदा के हाथों मारा गया। साथियों, राणा कुंभा की मृत्यु जब हुई 1468 में, तो राणा कुंभा के बाद मेवाड़ पर कुछ समय के लिए उसके बेटे उदा या उदयकरण ने शासन किया। राणा कुंभा की जब मृत्यु हुई तो मेनली उनके दो बच्चे थे। एक का नाम था उदयकरण उदा, जिसने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त किया, इसीलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। वहीं इसका जो दूसरा बेटा था रायमल, उस समय रायमल जो है वो सिरोही क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो जब सिरोही क्षेत्र पर शासन करते समय रायमल को यह जानकारी हुई कि उसके भाई उदा या उदयकरण ने उसके पिता कुंभा को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया है, तो रायमल वहां से रवाना हुआ। और रायमल जब चित्तौड़ पहुंचा तो उससे पहले चित्तौड़ की जो जनता थी उसका समर्थन रायमल को मिल चुका था, क्योंकि पूरी जनता को यह पता चल चुका था कि हमारे राजा कुंभा की मृत्यु किसके हाथों हुई है, उदा के हाथों हुई है। इसलिए जनता इसके खिलाफ थी और रायमल के पक्ष में जनता आ चुकी थी। इसलिए जनता का समर्थन मिला और सेना के साथ पूरी जनता का समर्थन होने के कारण एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है दांडीमपुर का युद्ध। 1472 में यह युद्ध लड़ा गया। इस दांडीमपुर के युद्ध में रायमल ने उदा को पराजित किया। तो यह रायमल है जो दांडीमपुर के युद्ध में जीतता है, कुंभा का दूसरा बेटा। और उदा यहां से पराजित होने के बाद चला जाता है मालवा, और बताया जाता है कि मालवा में कुछ समय बाद बिजली गिरने के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस उदा की मृत्यु हो जाती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टेट। उदा ने अपने पिता की हत्या की थी और एक बिजली गिरने के माध्यम से फिर उदा की मृत्यु हो गई। और चित्तौड़ का जो अगला राजा बनेगा, मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा, वो होगा आपका राणा रायमल, जो राणा कुंभा का एक बेटा था। रायमल के बारे में हम देखते हैं तो रायमल के बारे में देखने में हमें जानकारी मिलती है कि रायमल की जो पत्नी थी वो राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी थी। मारवाड़ के राव जोधा, साथियों, राणा कुंभा में हमने पढ़ा था कि आवल बावल की संधि के माध्यम से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। जोधा को मंडोर वापस मिला और जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ किया। ये वही श्रृंगार देवी है जो राव जोधा की बेटी है। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया और उस बावड़ी को कहा जाता है घोसुंडी की बावड़ी। चित्तौड़ में एक स्थान है घोसुंडी, वहां एक बावड़ी का निर्माण करवाया, उसे घोसुंडी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, घोसुंडी की बावड़ी से एक चीज मुझे ये याद आती है कि घोसुंडी में एक अभिलेख भी लिखा हुआ है और घोसुंडी अभिलेख भारतीय इतिहास में अपनी अलग पहचान रखता है। पहचान उसकी इसलिए है कि घोसुंडी अभिलेख वो अभिलेख है जिससे भारत में भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है। और भारत में दूसरी शताब्दी में भागवत धर्म के प्रचार का, भागवत धर्म के प्रचलन का सबसे पहला अगर कोई अभिलेखीय साक्ष्य है तो वो आपका घोसुंडी का अभिलेख है। उसके बाद हम देखते हैं कि रायमल के द्वारा चित्तौड़ के किले में एक शिव मंदिर बनवाया गया। उस शिव मंदिर का नाम था अद्भुत शिव मंदिर। फिर जनता के सुख दुख का साथी था, अपने पिता से लोक कल्याण इसको विरासत में मिले थे, इसलिए जनता को जलापूर्ति के उद्देश्य से रायमल के द्वारा चित्तौड़ में 3 जलाशयों का भी निर्माण करवाया गया। उनका नाम था राम, शंकर और समया संकट। ये 3 जलाशय थे जिनका निर्माण राणा रायमल के द्वारा चित्तौड़ में करवाया गया। तो ये घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण रायमल की पत्नी ने करवाया और घोसुंडी का जो अभिलेख है
उससे भागवत धर्म के प्रचलन की, भागवत धर्म के प्रसार की, प्रचार की जानकारी मिलती है और ये प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। रायमल की बात की अगर कंडीशन हम देखें तो जब रायमल की मृत्यु हुई उस समय रायमल के 3 पुत्र थे और रायमल ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। रायमल के 3 बेटों में से एक था कुंवर पृथ्वीराज, दूसरा कुंवर जयमल और तीसरा कुंवर था संग्राम सिंह। साथियों, रायमल की मृत्यु के बाद जब कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया था तो रायमल के 3 बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। तो एक निर्णय यहां लिया जाता है कि किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं और उस ज्योतिषी से भविष्यवाणी करवाते हैं कि तीनों में से राजा बनने का योग किसका है। एक ज्योतिषी के पास ये लोग जाते हैं। ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो ज्योतिषी अपने पंचांग में देखकर जो भविष्यवाणी करता है उस भविष्यवाणी के माध्यम से ज्योतिषी संग्राम सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी करता है। और जब संग्राम सिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की तब जयमल और कुंवर पृथ्वीराज इन दोनों ने संग्राम सिंह के ऊपर हमला कर दिया, जबकि संग्राम सिंह की कोई गलती नहीं थी। ज्योतिषी के पास भी तो ये दोनों ही पकड़ के लेके गए थे। संग्राम सिंह राजा बनना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वास्तविकता में संग्राम सिंह इन तीनों बेटों में सबसे योग्य था। लेकिन राजा बनने की लालसा कुंवर पृथ्वीराज और जयमल में इससे कहीं अधिक थी। तो ज्योतिषी ने जैसे ही भविष्यवाणी की, दोनों भाइयों ने संग्राम सिंह को पीटना स्टार्ट किया। तब संग्राम सिंह का चाचा, इन तीनों का चाचा यानी कि रायमल का एक भाई, नाम था उसका सोमेश्वर, वो सोमेश्वर आता है और सोमेश्वर इनको समझाता है कि कपूतों, क्यों मेवाड़ के इतिहास को लज्जित करते हो? बप्पा रावल के तुम वंशज हो, राणा कुंभा के तुम वंशज हो। ये राज्य प्राप्त करने के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए तुम एक दूसरे को मार रहे हो, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? ये ज्योतिषी जिसके पास तुम आए हो ये फर्जी है। तुम एक काम करो, मेरी एक जानकार महिला है, भीमल गांव में रहती है, चारण जाति की है, तो उस भीमल गांव की चारणी के पास अपन चलते हैं और वो जो भविष्यवाणी करती है वो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करती है। इसलिए तीनों भाइयों को वापस वहां ले जाया गया। लेकिन संग्राम सिंह पहले से तैयार था कि इस बार मुझे पिटना नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी भविष्यवाणी इसी के पक्ष में हुई थी। तो साहब, भविष्यवाणी के लिए भीमल गांव की चारण महिला के पास जाया जाता है और जब उस महिला के पास गए तो उस महिला, क्योंकि बुजुर्ग महिला थी, बहुत समझदार महिला थी, तो उसने एक युक्ति अपनाई कि सबसे पहले तो अपन ये चेक करें कि राजा बनने का लालच सबसे ज्यादा किसमें है और सबसे ज्यादा योग्य कौन है। तो उस चारण जाति की महिला ने क्या किया कि 2 सिंहासन रख दिए और एक नीचे कपड़ा बिछा दिया, क्योंकि सत्ता के दावेदार 3 थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। उस चारण जाति की महिला ने एक टेक्निक अपनाई इनके मन का लालच देखने के लिए। तो जैसे ही सिंहासन देखा, क्योंकि बैठने की जगह तो 2 की थी सिंहासन पे, एक को तो नीचे बैठना ही पड़ेगा, इसलिए पृथ्वीराज जाता है और सबसे पहले सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी कि ये सत्ता का लालची था। दूसरे पर जाता है और ये जयमल इस सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी कि ये भी सत्ता का लालची था। लेकिन वहीं ये संग्राम सिंह जो है वो जाकर इस दरी पट्टी पे चुपचाप जाके बैठ जाता है, क्योंकि संग्राम सिंह को पता था कि सिंहासन पे बैठना तो दूर की बात है, पिछली बार की तरह अगर इस बार भी मेरे पक्ष में भविष्यवाणी हो गई तो दोनों भाई मुझे कूट कूट के मार देंगे। क्योंकि पिछला जो युद्ध हुआ, पिछली जो लड़ाई हुई अपने भाइयों से, उसमें मेरी एक आंख तो फूट चुकी है और आंख फूटने के बाद अब जो शरीर बचा हुआ है उसको भी इस बार तोड़ेंगे। इसलिए संग्राम सिंह जब भविष्यवाणी हुई तो उससे पहले ही अपने कपड़े समेट के तैयार था, चप्पलें हाथ में ले रखी थी और भागने के लिए तैयार बैठा हुआ था। ढंग से बैठा भी नहीं था बेचारा, है तो पोजीशन ले चुका था भागने की। भीमल गांव की चारण वो महिला आई और आते कहा कि भाई अपने अपने नाम बताओ। कि ना, एक का नाम, मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह, दूसरे का नाम जयमल सिंह, और तीसरा बड़े दबे हुए शब्दों में कहता है कि मैडम मेरा नाम तो संग्राम सिंह है। तब चारण जाति की महिला ने कहा कि देखो जी, बात ऐसी है, तुम तीनों की भविष्यवाणी, तुम तीनों का ज्योतिष नक्षत्र मैंने देख लिए
और राजयोग जिसके भविष्य में लिखा हुआ है वो है आपका संग्राम सिंह। उसका तो नाम लेना हुआ और संग्राम सिंह पट्टी दे गया वहां से उठ के खड़ा होके। संग्राम सिंह आगे आगे, पृथ्वीराज और जयमल उसके पीछे पीछे, और इन तीनों को छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे उनका चाचा सोमेश्वर भागता है। संग्राम सिंह यहां से बचकर चला जाता है सबसे पहले सेवंतरी गांव। सेवंतरी गांव में इसका एक मित्र था, नागौर में है ये सेवंतरी गांव। इसका एक मित्र था, नाम था उसका बीदा राठौड़। कुछ समय बीदा राठौड़ के घर रुकता है, लेकिन जब कुंवर पृथ्वीराज पीछा करते करते सेवंतरी गांव के बीदा राठौड़ से मिलता है और बीदा राठौड़ को यह कहता है कि या तो संग्राम सिंह को हमारे हवाले कर दे वरना बेटा तू भी मरेगा, तो यह संग्राम सिंह का दोस्त अपनी दोस्ती निभाने से मना कर देता है। तब सेवंतरी गांव आने से निकलने के बाद संग्राम सिंह चला जाता है अजमेर, और अजमेर में इसका एक मित्र था जिसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार ही वो व्यक्ति था जिसकी मदद से संग्राम सिंह मेवाड़ का राजा बना था। ये वही संग्राम सिंह है जो राणा सांगा के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, लेकिन शासक बनने से पहले उत्तराधिकार के लिए अपने भाइयों से अपनी जान बचानी इसको पड़ी। तो कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह रायमल जी के बेटे थे। तीनों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में अंतिम रूप से विजय हुई संग्राम सिंह की, और संग्राम सिंह को राणा सांगा बनाने में, मेवाड़ का राजा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई वो व्यक्ति था अजमेर का करमचंद पंवार। अब थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। कुंवर पृथ्वीराज जो था वो राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एक अभियान करके दूसरे अभियान पर जाने में बिल्कुल समय नहीं बिताता। तो आज मेवाड़ में है, सुबह गुजरात पहुंच जाएगा, शाम को दिल्ली पहुंच जाएगा। इसकी तेज मारक क्षमता के कारण इसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। दूसरा, कुंवर पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था साहब ताराबाई, और कुछ समय किसी अभियान पर यह जो ताराबाई है, ये ताराबाई को अजमेर के किले में, वही किला गढ़बीटली का किला, अजय मेरू दुर्ग, अजमेर के किले में कुछ समय के लिए पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी को ठहराया था जब ये सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो जब लेने गया तब अजमेर के किले में गिफ्ट के रूप में वहां कुछ कमरे वगैरह बनवाए, कुछ महल उस किले के अंदर इन्होंने बनवाए, कुछ इमारतें बनवाई, क्योंकि इसकी पत्नी कुछ समय के लिए यहां रुकी थी। इस ताराबाई के नाम पर ही अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा गया। तो याद रखना, अजमेर के किले का नाम जो तारागढ़ है, यह तारागढ़ ताराबाई के नाम पर रखा गया था। और इस कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है, वो छतरी बनी हुई है साथियों कुंभलगढ़ के किले में। ये प्रश्न आया हुआ है, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, तो वो है आपका कुंभलगढ़ का किला। फिर राणा सांगा जो है वो अगला शासक बनता है। इसी समय कुंवर पृथ्वीराज और जयमल, इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई जरा उनको भी हम देखते हैं। कुंवर पृथ्वीराज जो है, इसकी बहन का ससुराल था सिरोही। इनकी बहन की शादी सिरोही हो रखी थी। एक दिन पृथ्वीराज के जीजाजी ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को पीट दिया। पत्नी को पीट दिया तो पत्नी ने भाई को फोन कर दिया, क्योंकि पत्नी को छोटे मोटे राजवंश से तो थी नहीं, मेवाड़ राजघराने की बेटी, और सिरोही की एक छोटी सी रियासत के एक राजा ने शराब के नशे में उसको पीट दिया। भाई के पास फोन किया कि देख भाई, ये तेरा जीजा रोज मेरा खून पीता है और रोज दारू पी के मुझे मारता है। भाई ने कहा टेंशन मत ले, सुबह मैं आ रहा हूं। सुबह ये गया, जाते जीजा को समझाया कि देखो जीजा जी, बात ऐसी है, बहुत इज्जत कर ली तुम्हारी, लेकिन आज के बाद अगर मेरी बहन के हाथ लगा दिया तो हाथ की जगह हाथ नहीं होगा और पांव की जगह पांव नहीं होंगे। जीजा जी को पता था कि अगर अभी इसकी बात नहीं मानी
तो सिरोही तो राज्य छोटा सा है, मेवाड़ इतना बड़ा राजघराना, इतनी बड़ी सेना, तो ये अभी खत्म करके चला जाएगा मामला। तो जीजा जी ने समझाया कि देखो साले साहब, बात ऐसी नहीं है, वो तो क्या है, कोई पार्टी ज्यादा हो गई थी, रात को थोड़ी ज्यादा ले ली थी, मौसम थोड़ा अच्छा था और नशे नशे में लग गई। मैं ऐसे कोई मारता पीटता थोड़ी, आज जिंदगी नहीं मारा। और आप अगर इतनी बात कर रहे हो तो आज के बाद ये मेरे बच्चों की कसम में शराब ही नहीं पीऊंगा। लेकिन जीजा जी बड़े चालाक थे, जीजा जी को पता था कि मैं फिर अगली बार पीऊंगा और फिर अगली बार लुगाई को पीटूंगा और फिर अगली बार ही आएगा, इसलिए क्यों ना लुगाई की भीड़ बोलने वाले साले को ही खत्म कर दिया जाए। तो जैसे ही रात रुकने के बाद साले साहब मेवाड़ के लिए रवाना हुए, पृथ्वीराज जी रवाना हुए, तो जीजा जी ने कहा कि साले साहब एक काम करो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए लड्डू वगैरह बांधे हैं, तो रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। अब बहन के दिए हुए लड्डू तो कौन नहीं खाएगा, कि लाओ जीजा जी बहन के दिए हुए लड्डू हैं, रास्ते में खा लेंगे। रास्ते में रुके, भूख लगी, लड्डू खाए, और वो लड्डू किसी बहन बहन ने नहीं बनाए थे, वो लड्डू जीजा जी ने बनवाए थे, उनमें जहर मिला हुआ था, और ये कुंवर पृथ्वीराज जी अपने जीजा जी के हाथों मारे। तो सप्ताह का एक दावेदार तो ऐसे समाप्त हुआ। दूसरे दावेदार जयमल जी थे। अब कुछ कहानियां ये चलती है कि साहब कुंवर पृथ्वीराज और जयमल दोनों हमशक्ल थे, दोनों जुड़वा थे, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो इन दोनों को पहचान सके कि कौन पृथ्वीराज और कौन जयमल है। तो ये पृथ्वीराज जी की मृत्यु से पहले इनके पास इनकी उड़ना राजकुमार की जो उपाधि थी, इनकी जो वीरता थी, इनकी जो मारक क्षमता थी, इससे प्रभावित होकर टोडा ठिकाने के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भिजवाया पृथ्वीराज जी के लिए। लेकिन पृथ्वीराज जी के हाथों वो रिश्ता लगा नहीं, और वो लोग जाके मिले जयमल से। जयमल ने सोचा कि दोनों हमशक्ल तो दिखते ही हैं, तो क्यों ना चांस पे डांस किया जाए। तो मौके पे चौका मारने के लिए कुंवर पृथ्वीराज बनकर जयमल जी पहुंच गए टोडा, और जाके वहां तिलक विलक निकलवा लिया, 100 रुपये जुआरी के ले लिए, और वहां साहब रिश्ता इनका पक्का हो गया, टीका हो गया। लेकिन जैसे ही जयमल जी उठ के आने लगे, तब मेवाड़ का कोई आदमी टोडा आया हुआ था, और टोडा के राजा से मिलने उसके दरबार में गया हुआ था। उस आदमी ने देखा ये जयमल कैसे आया हुआ है। टोडा के राजा से कहा कि ये जयमल जी कैसे आए थे। अरे बेवकूफ, ये जयमल जी नहीं है, ये पृथ्वीराज जी और आज से अपने दामाद जी हैं। इनका टीका कर दिया, आज से अपने दामाद है। उस आदमी ने कहा बावड़े, तुझे मामू बना गया, ये तुझे कुछ नहीं है, ये पृथ्वीराज नहीं है, पृथ्वीराज का भाई है, दोनों जुड़वा है, डुप्लीकेट है। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई मैं कह रहा हूं ऐसा है, और मेरी बात नहीं माने तो तू जानकारी ले ले। तो जब जानकारी ली कि साहब पृथ्वीराज जी तो अभियान पर गए हुए हैं, और ये जो टोडा आया हुआ है ये उनका भाई जयमल है, ये बहरूपिया है, हमशक्ल है उनका। टोडा वाले का दिमाग खराब कि साहब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। जयमल जी को रास्ते में पकड़ा और जयमल जी को खत्म कर दिया। तो टोडा के राव सुरताड़ ने जयमल जी को मार दिया, और कुछ समय बाद जीजा जी ने पृथ्वीराज जी को मार दिया, और सत्ता के दोनों जो प्रबल दावेदार थे वो खत्म हुए, और अब अकेला बच गया आपका संग्राम सिंह। और ये संग्राम सिंह जो है करमचंद पवार की सहायता से मेवाड़ का अगला राजा बनता है। संग्राम सिंह के बारे में हम देखते हैं कि संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से मेवाड़ के सिंहासन बैठा 24 मई 1509 को, और 30 जनवरी 1528 तक मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। साथियों, इनकी मृत्यु का जो समय है अपन को याद रखना है। वैसे भी मैं कुछ ही शासक है जिनके अंदर ये आपको टाइम पीरियड लिखवाऊंगा, बाकी में टाइम पीरियड की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को गणित बनाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है, जहां से पूछा जा सकता है, वहीं पर अपन इनका समय लिखेंगे। तो 24 मई 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, और 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई। याद रखना 30 जनवरी 1528 एग्जाम में ये पूछी जाएगी, और पूछी भी गई। लेकिन जब संग्राम सिंह जी राणा सांगा के नाम से शासक बने, तो उस आदमी को कैसे भूल सकते थे जिसने इनको राजा बनाया,
जिसने संग्राम सिंह को राणा सांगा बनाया, वो व्यक्ति अजमेर का करमचंद पवार जिसने राणा सांगा को बचाया। उस करमचंद पवार को जैसे ही राणा सांगा राजा बना, सबसे पहले अपना मंत्री नियुक्त किया और रावत की उपाधि दी। अब राणा सांगा जब राजा बना तो राणा सांगा के समय का परिदृश्य आप ये देखिए कि राजस्थान का मेवाड़ साम्राज्य, मेवाड़ का राज्य चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। कांटों भरा सिंहासन इस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था और किस प्रकार उन कांटों को दूर करके राणा सांगा एक अमर शासक के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। राणा सांगा जब मेवाड़ के राजा बने उस समय दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी से पहले लोदी वंश में शासन सिकंदर लोदी का था। याद रखना, राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी है, लेकिन राणा सांगा का जिससे युद्ध होगा वो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी होगा। इस बात को याद रखना, इसी वजह से यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो सिकंदर लोदी था। उस समय मारवाड़ में राव गांगा था और गांगा का बेटा मालदेव था। तो राव गांगा मारवाड़ का शासक था। इस समय मालवा, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र कहा जाता है, मालवा पर महमूद खिलजी सेकंड का शासन था। महमूद खिलजी फर्स्ट सारंगपुर के युद्ध में कुंभा से पराजित हुआ, यह महमूद खिलजी सेकंड था। और गुजरात पर मुजफ्फर शाह सेकंड का शासन था। तो चारों तरफ से राणा सांगा का साम्राज्य घिरा हुआ था और ये चारों पांचों जो आसपास के राजा हैं, ये राणा सांगा के समय के भी दमदार शासक हैं। तो किस प्रकार राणा सांगा इन एक एक करके इन सभी दुश्मनों को अपने साम्राज्य से दूर करेगा और इन सब पर अपनी विजय दर्ज करेगा। राणा सांगा सबसे पहले जो काम करता है वो है ईडर की समस्या। ईडर गुजरात का क्षेत्र है, सिरोही से टच वाला क्षेत्र, बिल्कुल सिरोही और गुजरात के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है वो पट्टी, वो ईडर वाला क्षेत्र था। ईडर में दो भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। एक का नाम था रायमल और एक का नाम था भारमल। रायमल का साथ दे रहा था गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह ने रायमल का पक्ष लिया। अब अगर मुजफ्फर शाह रायमल का पक्ष ले रहा है तो जाहिर सी बात है राणा सांगा दूसरे भाई यानी कि भारमल का साथ देगा। तो रायमल को सत्ता से हटाकर राणा सांगा ने भारमल को सत्ता पर बिठाया, भारमल को ईडर का शासक बनाया। इस बात को लेकर राणा सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच युद्ध भी हुआ और उस युद्ध में राणा सांगा ने मुजफ्फर शाह को पराजित किया और अपने पक्ष के व्यक्ति भारमल को ईडर का शासक घोषित किया। उसके बाद राणा सांगा के समय जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी भारत की वो थी दिल्ली के सुल्तान। साथियों, बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखा गया उसमें बाबर यह बताता है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत किसी केंद्रीय सत्ता के हाथ में नहीं था। भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य हुआ करते थे। इन 5 मुस्लिम राज्यों में और 2 हिंदू राज्यों में से हिंदू राज्य था राणा सांगा का मेवाड़ साम्राज्य। वहीं मुस्लिम शासकों में जो दमदार था वो था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। और सत्ता के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुए उनके बारे में हम देखते हैं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी,
इन दोनों के बीच दो युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ वो युद्ध था साहब खातौली का युद्ध, और 1517 में यह युद्ध लड़ा गया। खातौली का मैदान कोटा में है, और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में पराजित हुआ। अगले साल इब्राहिम लोदी अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस आता है, और इस बार युद्ध होता है बाड़ी के मैदान में, और युद्ध कहलाता है बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी पड़ता है आपका धौलपुर में। यह प्रश्न पूछा हुआ है, बाड़ी का युद्ध कहां लड़ा गया था, तो बाड़ी का मैदान धौलपुर में है, धौलपुर में लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व करने वाले दो सेनापति थे। एक का नाम था मारूफ फार्मूली और एक का नाम था मियां मक्खन। मियां मक्खन और मारूफ फार्मूली दोनों इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व करते हैं, धौलपुर में पहुंचते हैं, और पहुंचते ही जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो राणा सांगा ने इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, मेवाड़ के राणा सांगा से पिट कर गया। यहां से दिल्ली के सुल्तान को पराजित करना अपने आप में एक गौरव का विषय था, क्योंकि कहां राजस्थान में भी मेवाड़ का शासन और कहां पूरी दिल्ली का सुल्तान। लेकिन इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ, और इब्राहिम लोदी को एहसास हुआ कि राजपुताने के राणा सांगा से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को लगातार 2 युद्धों में पराजित करने के बाद भी राणा सांगा ने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया। ये बात आप कल्पना कीजिए इस बात की कि राणा सांगा किस मेंटलिटी का शासक होगा। दिल्ली चाहिए ही नहीं, हमारा साम्राज्य बहुत है, हम इसकी रक्षा करेंगे, इसको हमेशा स्वतंत्र रखेंगे। हम दिल्ली जीत लें, गुजरात जीत लें, मालवा जीत लें, ये हमारी नीति नहीं है। यही रीजन था कि मेवाड़ का साम्राज्य सबसे लंबे टाइम तक चला, वरना योद्धा तो हर राजवंश में हुए। पृथ्वीराज चौहान कमजोर योद्धा थोड़ी थे, लेकिन साम्राज्यवाद इन लोगों ने नहीं अपनाया। अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए। जो इनके टेरिटरी में घुसता था ये उसको मारते थे, किसी के साम्राज्य में आगे होकर ये कभी नहीं घुसते थे। यही नीति है जिसने मेवाड़ के राजवंश को इतिहास के पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसको दोनों युद्धों में पराजित करने के बाद भी दिल्ली पर अधिकार नहीं करता है आपका राणा सांगा। अगला युद्ध होता है साहब राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच में। और इस युद्ध का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग जैसा आप सभी को पता है राजस्थान में जल दुर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारों पर यह बसा हुआ है, ये स्थापित है। अगर नक्शे में देखें तो राजस्थान के मैप में ये झालावाड़ वाला एरिया है, और इस झालावाड़ वाले एरिया में इस जगह पर यह गागरोन का किला स्थित है, इस जगह पर। और बाकी ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र आता है मालवा का। इस गागरोन के किले में राणा सांगा की तरफ से जो शासन कर रहा था, क्योंकि गागरोन का किला मेवाड़ साम्राज्य में था, राणा सांगा के राज्य में था, इसके अधिकार में था। और गागरोन पर राणा सांगा के नाम से चंदेरी का मेदिनी राय जो है, चंदेरी मध्य प्रदेश का है क्षेत्र, तो चंदेरी का मेदिनी राय राणा सांगा के नाम पर यहां शासन कर रहा था, उसके प्रतिनिधि के रूप में। तो मालवा के महमूद खिलजी ने सोचा कि कौन सा राणा सांगा यहां शासन कर ही रहा है, यहां मेदिनी राय है, मेदिनी राय को पराजित करते हैं और गागरोन को अपने अधिकार में अपने मालवा क्षेत्र में मिला लेते हैं। सिंपल। मालवा के महमूद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार कर लिया और मेदिनी राय को यहां से पीट के भगा दिया। मेदिनी राय रोता रोता आया राणा सांगा के पास मेवाड़ में कि मालवा के महमूद खिलजी ने किला छीन लिया है और मुझे पीट कर भगा दिया है। राणा सांगा का दिमाग खराब कि महमूद खिलजी की इतनी औकात, चलो राणा सांगा
अब सेना लेके मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ जाने वाला है। जब वहां पहुंचा तो गागरोन के किले को जीतने के लिए युद्ध हुआ और उसे कहा जाता है गागरोन का युद्ध। 1519 में यह युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा का देखो, अब टाइम पीरियड देखो, 1516 1517 खातोली का युद्ध, 1518 बाड़ी का युद्ध और 1519 गागरोन का युद्ध। कंटिन्यू युद्धों के अंदर चलता रहा। इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया, यानी कि इस युद्ध में राणा सांगा विजयी रहा और राणा सांगा ने गागरोन दुर्ग पर वापस अपना अधिकार कर लिया और मेदिनी राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। तो अगर यह प्रश्न आए कि गागरोन का दुर्ग जीतने के बाद राणा सांगा ने गागरोन का प्रशासक किसे नियुक्त किया, देन हमारा आंसर होगा मेदिनी राय। और मेदिनी राय कहां का शासक था? चंदेरी का शासक था, राणा सांगा का मित्र था। अगली बात देखते हैं कि राणा सांगा का सबसे प्रबल जो शत्रु था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मध्य एशिया के फरगना का शासक था और फरगना जब उसके हाथ से निकल गया तो बाबर ने काबुल को जीता और काबुल को जीतने के बाद जब काबुल में उसने कहानी सुनी कि भारत में इतनी धन दौलत है, भारत पर पहले जो आक्रमण हुए मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इतना खजाना लूटा गया भारत का, उसके बावजूद भी भारत का खजाना खत्म नहीं हुआ। तो भारत की जो विपुल संपत्ति थी उस संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से बाबर आया। बाबर कहानी सुन के आया था। तो बाबर जब आया तो बाबर ने बताया कि भारत पर 5 मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे। उन हिंदुओं में मेवाड़ का राणा सांगा था। तो बाबर जब भारत आया तो बाबर ने सबसे पहले तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में पराजित किया। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन बाबर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि हमें अगर भारत में इस मुगल साम्राज्य को बनाए रखना है तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति राजपूतों को हराना होगा। और राजपूताना में इस समय शासन कर रहा है राणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया तो बाबर यह जानता था कि इब्राहिम लोदी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इब्राहिम लोदी को पहले राणा सांगा हरा चुका है, तो इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर आदमी है राणा सांगा। बाबर के जहन में यह बात थी। तो बाबर राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आता है। अब इन दोनों के बीच युद्ध के कारण क्या थे? इन दोनों के बीच युद्ध का कारण यह था कि पानीपत के युद्ध के बाद, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद बाबर मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देना चाहता था। बाबर भारत में बसना चाहता था, रुकना चाहता था, अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था। दूसरा, बाबर राजपूतों की शक्ति का दमन करना चाहता था। तीसरा, जैसा कि बाबर खुद बताता है बाबरनामा में, अपनी आत्मकथा में, कि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने मुझे इनवाइट किया था, जो कि 100% झूठ है। राणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए या आक्रमण करने के लिए बाबर को क्यों बुलाएगा? बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोदी को पराजित करवाना चाहता है क्या सांगा? अरे इब्राहिम लोदी को तो वो 7 साल 8 साल पहले पराजित कर चुका लगातार 2 युद्धों में। तो राणा सांगा की ऐसी क्या पड़ी है कि वो बाबर को बुला के इब्राहिम लोदी को हराएगा? उसकी इच्छा होती तो वो पहले ही अधिकार कर लेता। यानी कि बाबर की ये बात बिल्कुल झूठ है। इनका मसला यह था कि बाबर ने जब दिल्ली को जीत लिया तो बाबर की सीमा, बाबर के साम्राज्य की सीमाएं राणा सांगा के साम्राज्य से टकराने लगी थी। और यही रीजन था कि राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ।
क्योंकि बाबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बना रखी थी। आगरा उसकी राजधानी था और आगरा राजधानी होने के कारण फतेहपुर सीकरी वाला क्षेत्र, रणथंभौर वाला जो क्षेत्र था अपना, यह राणा सांगा के अंतर्गत आता था, यह राणा सांगा के साम्राज्य में आता था। तो दोनों की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी और बाबर ने राणा सांगा के क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, राणा सांगा के क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया था। इसलिए राणा सांगा यहां से युद्ध करने के लिए पहुंचता है रणथंभौर। दो युद्ध हुए राणा सांगा और बाबर के बीच। पहला युद्ध था बयाना का युद्ध। अभी बयाना का युद्ध क्यों हुआ इसको सुनो आप। बाबर जब भारत में आया था तब बाबर को यह जानकारी थी कि इब्राहिम लोदी को हमने हराया है, लेकिन इब्राहिम लोदी पहले भी राणा सांगा से हार चुका है, यानी कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी से ताकतवर आदमी है। और और बाबर इस बात को यह जानता है, बाबर खुद भी यह बात कहता है कि राजस्थान के राजपूतों को मरना आता है, लड़ना नहीं आता है, और जो मरने की कसम खा ले और जो मरने के लिए तैयार हो वो लड़ेगा भी उतना ही दमदार। इसलिए राजपूतों की शक्ति से भली भांति परिचित था बाबर। इसलिए बाबर खुद युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले एक ट्राई बॉल फेंकी। ट्राई बॉल का मतलब समझते हो? मेन पहली बॉल फेंकने से पहले ट्राई बॉल खिलाई जाती है, जिसमें बॉलर का एक्शन चेक किया जाता है। तो राणा सांगा का एक्शन चेक करने के लिए बाबर ने पहले एक युद्ध किया और उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। और बयाना भरतपुर की वर्तमान में एक तहसील है, तो भरतपुर में यह बयाना का युद्ध लड़ा गया था। इस बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था बाबर का बहनोई, बाबर के जो जीजाजी लगते थे, मेहंदी ख्वाजा साहब। बाबर ने सेनापति बनाकर भेजा मेहंदी ख्वाजा को। बाबर खुद नहीं आया इस युद्ध में, बाबर ने पिटने के लिए भेजा अपने जीजाजी को, मेहंदी ख्वाजा को। और मेहंदी ख्वाजा के साथ जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा सेनापति था, उसका नाम था इश्क आका। तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मेहंदी ख्वाजा और इश्क आका जब युद्ध करने के लिए आए तो 7 फुट के राणा सांगा का सामना नहीं कर पाए। राणा सांगा एक मुक्का दे और ये 10 फीट पीछे जाके गिरे। राणा सांगा एक थप्पड़ दे और इनको 15 मिनट तक चक्कर आए। तो राणा सांगा से अंतिम रूप से पिट के, चप्पलें हाथ में लेके, अपनी धोती समेट के मेहंदी ख्वाजा और इश्क आका वापस चले गए आगरा, फतेहपुर सीकरी, और जाके राणा सांगा की वीरता के किस्से सुनाए। अपने बाकी जो बाबर के सैनिक थे उनको जाके अपनी पीठ दिखाई कि देखो कितना बुरा मुझे मारा है और इतने तगड़े तरीके से हमें मारा है। तो बाकी सेना के अंदर भी डर बैठ गया। बाबर तो खुद डरता ही था पहले राणा सांगा से, लेकिन जो सैनिकों को बाबर लेके आया था उन सैनिकों के अंदर भी सन्नाटा छा गया और सैनिकों ने मना कर दिया कि ना 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 ना, जीते जी मर जाएंगे लेकिन राणा सांगा से युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। तो साहब, खानवा के युद्ध से पहले बाबर और राणा सांगा के बीच बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 को। और इस 16 फरवरी 1527 के बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। बाबर का बहनोई पिट के गए, यानी कि बाबर की हार हुई। लेकिन यहां राणा सांगा ने एक भूल कर दी। ऐसी ही एक भूल पृथ्वीराज चौहान ने की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। सेम वही गलती राणा सांगा ने की। बयाना के युद्ध में जीतने के बाद राणा सांगा अगले 1 माह तक भरतपुर में ही रुका और भरतपुर का जो गांव था उसका नाम था भूसावर। भरतपुर के भूसावर गांव में राणा सांगा रुका। लेकिन बाबर की हारी हुई सेना पर उसने वापस अटैक नहीं किया। अगर राणा सांगा बाबर की हारी हुई सेना पर अटैक कर देता, बाबर के शिविर पर अटैक कर देता, तो मुगल साम्राज्य नहीं बन पाता।
क्योंकि खानवा का युद्ध ही वो निर्णायक युद्ध था जिससे मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। खानवा का युद्ध हम देखते हैं 17 मार्च 1527 को लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच में। खानवा का मैदान जो है भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। रूपवास तहसील है, जिला भरतपुर है। तो भरतपुर की रूपवास तहसील के खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर एक बार फिर आमने सामने थे और दोनों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए बेताब थी। उसी समय जब बाबर ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि जाओ राणा सांगा से युद्ध करो, बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। युद्ध क्यों नहीं लड़ोगे? कि पिछली बार जो सैनिक गए थे उनके तो हालात देखो, किसी के प्लास्टर बंधे हुए, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी से चला ही नहीं जा रहा, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, इतनी दूर काबुल से मेरे साथ चल के आए हो, युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसे कैसे पार पड़ेगी? सैनिकों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, पूरी सेना ने मना कर दिया, युद्ध नहीं लड़ेंगे, तेरी मर्जी पड़े जो कर ले यार, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमको मरने के लिए थोड़ी आए इतनी दूर काबुल से। फिर बाबर ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम मेरी शराब पीने की आदत से परेशान हो ना। बाबर एक नंबर का शराबी आदमी था। तो बाबर ने सैनिकों को प्रलोभन दिया कि तुम मेरी शराब पीने की आदत से परेशान हो ना, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और उस शिविर में जितने भी शराब के मटके थे सारे मटके फुड़वा दिए। सैनिकों ने कहा, वे देख बात ऐसी है बाबर, तू रोज अगर इतनी सी पीता हो ना तो आज से इतनी पीना स्टार्ट कर दे। अगर तू एक क्वार्टर पीता है तो पूरी बोतल पीना स्टार्ट कर दे। हमें क्या मतलब तेरे शराब पीने से, तू पी मत पी मर, कहीं तेरी मर्जी पड़े जो कर, हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, सीधी सी बात ये है। ये राणा सांगा का डर उनके जहन में इस तरीके से बैठा हुआ था कि सेना युद्ध लड़ने से मना कर चुकी थी। तू दारू पी मत पी, कुछ कर मत कर, कोई मतलब नहीं है। तो बाबर ने इस युद्ध में सैनिकों को सबसे पहले शराब न पीने का प्रलोभन दिया कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। सैनिकों ने कहा नहीं, तेरे शराब की ऐसी की तैसी, तू शराब पी मत पी, कोई मतलब नहीं है। फिर बाबर ने दूसरा प्रलोभन दिया कि तुम सैनिकों के ऊपर जो तमगा टैक्स लगता था, तमगा कर लगता है, उस तमगा कर को भी मैं खत्म कर दूंगा। सैनिकों ने कहा देखो ऐसा है, अगर तुम 2 रुपये टैक्स के रूप में लेते हो तो हम 5 रुपये टैक्स के रूप में देने के लिए तैयार हैं। मरने से बढ़िया है टैक्स ज्यादा दे देंगे, इस टैक्स को तू दुगना कर दे, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद बाबर को पता लग गया कि ये मुस्लिम सैनिक मेरे युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर बाबर ने फॉर्मूला नंबर 3 अपनाया। बाबर ने देखा कि मेरे जितने भी सैनिक हैं सारे मुस्लिम हैं और मुस्लिम अपने धर्म के प्रति वफादार और कट्टर होते हैं, कट्टरता इनमें होती है। इसलिए बाबर ने शिविर में कुरान मंगवाई और कुरान सबके सामने रखकर कुरान के सामने सारे सैनिकों से शपथ दिलवाई। कुरान का पाठ बाबर ने कुरान की जाने कौन सी आयत खोल के ये बताया कि साहब कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो काफिरों का जितना खून बहाएगा उतना ही उसको अल्लाह 72 हुरे जन्नत नसीब करवाएगा। अब इस्लाम का मामला था, सैनिकों ने कहा अगर ऐसा कुरान में ही लिखा हुआ है, हम तो पढ़ना जानते नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है और अल्लाह ऐसा संदेश देते हैं तो ठीक है, युद्ध करेंगे। बाबर जीत गया इस जगह। बाबर ने लगाया दिमाग, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध में लड़ने के लिए मुस्लिम सैनिक तैयार हुए कि अब तो राणा सांगा हो चाहे कोई सा भी सांगा हो, हम युद्ध करेंगे। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर की जीत हुई। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का संहार करने वाला, काफिरों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद घोषित किया? तो खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित किया।
बाबर ने किस युद्ध से पहले शराब न पीने और सैनिकों पर से तमगा कर हटाने की बात कही थी? तो खानवा के युद्ध से पहले कही थी। इस युद्ध में जब बाबर जीता तो बाबर की जीत के कई कारण थे, जैसे कि बाबर के पास अत्याधुनिक हथियार थे। हमारे जो राजपूत योद्धा थे वो पुराने बर्छी भालों से, पुराने तरीकों से लड़ते आ रहे थे। बाबर के पास तोपें थी, बाबर के पास बंदूकें थी, लड़ने की नई नई टेक्निक्स बाबर के पास थी। वही दूसरी ओर हमारे पास नहीं था। दूसरा, बाबर एक कुशल सेनानायक था और बहुत लंबे दौर से डाउन टू अर्थ लेवल से वो उठकर आया था। तो बाबर जहां जहां जिन जिन युद्धों में हारा था, उन युद्धों में अपनी कमजोरियों के ऊपर उसने प्रैक्टिस की, अपनी कमजोरियों को पकड़ा और उन कमजोरियों को दूर करा। यानी कि बाबर एक कुशल नेतृत्व करता था, सेना का संचालन ढंग से करता था। तीसरा, राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी। किसी भी सैनिक को पकड़कर विश्वासघात करवाया जा सकता था, जैसा कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देखा कि रणमल और रत्तीपाल ने रणथंबोर के युद्ध में, भांवला पवार ने शिवाणा के युद्ध में और दहिया सरदार बीका ने जालोर के युद्ध में अपने स्वामियों के साथ विश्वासघात किया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी उन युद्धों को जीता था। यहां भी यही हुआ। लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के सबसे बड़े जो रीजन थे, सबसे बड़ा जो कारण था, वो था तुलगुमा पद्धति का प्रयोग और तोप खाने का प्रयोग। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो प्रमुख तोपची थे और बाबर के पास एक तोप खाना था। तो राजपूत तो बर्छी भालों से, तलवारों से एक बार में एक ही आदमी मरता था। इधर बाबर तोप खाने में बारूद भर के तोप चलाता था और 15, 20, 50 आदमियों को एक साथ ले बैठता था। दूसरा, तुलगुमा पद्धति। तुलगुमा पद्धति रूमी पद्धति यह थी कि जैसे मान लो सामने वाले की सेना में 100 आदमी है और बाबर की सेना में भी 100 आदमी है, लेकिन बाबर उन 100 आदमियों को 50-50 के दो ग्रुप में डिवाइड करता था। पहले 50 के ग्रुप को भेजता था और जब राजपूत सेना इन 50 से लड़ते हुए थक जाती थी, जब ये 50 भी थक जाते थे, तब फ्रेश खिलाड़ी भेजे जाते थे। जैसे फुटबॉल में भेजा जाता है, खिलाड़ी के थकने के बाद फ्रेश खिलाड़ी भेजा जाता है, वैसे ही 50 की सेना को लड़वाता था और बाकी सेना को रिजर्व रखता था। तो ये तुलगुमा पद्धति थी। जिस प्रकार बाबर ने यहां कई प्रलोभन दिए, बाबर ने इसको जिहाद घोषित किया, राणा सांगा ने भी इस युद्ध में राजपूत सरदारों का एक संघ निर्मित किया। और राजस्थान की राजनीति में यह पहला ऐसा मौका था जब राजस्थान के सभी राजपूत एक साथ एक नेतृत्व में लड़े। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का एक संगठन बना। राजपूतों के राज्यों में राणा सांगा के द्वारा पत्रिका भेजी गई, युद्ध के लिए आह्वान किया गया और इसे कहा जाता है पाती पेरवन प्रथा। तो राणा सांगा ने पाती भेजी है अलग अलग राज्यों के अंदर और अलग अलग राज्यों के जो राजा थे, उन राजाओं ने राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी की। बताया जाता है कि साहब राणा सांगा जो था, इस राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 सामंतों और इनकी सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत और इनकी सेना, तो लगभग 40,000 के आसपास आदमी राणा सांगा की सेना में थे। वही इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव, ये बताते हैं कि राणा सांगा और बाबर की सेना का अनुपात 1:4 था। यानी कि अगर 1000 सैनिक राणा सांगा के थे तो 4000 सैनिक बाबर के थे। कहने का मतलब यह है कि बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से 4 गुना बड़ी थी, 4 टाइम बड़ी थी। इन 7 राजाओं में, 9 रावों में और राणा सांगा की सेना में जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा, उनमें नाम आता है मारवाड़ के मालदेव का। इस समय मारवाड़ का जो शासक था वो राव गांगा था, लेकिन राव गांगा युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं आया था। राव गांगा ने अपने बेटे मालदेव को इस युद्ध में भेजा था। दूसरी तरफ मेड़ता का वीरमदेव, आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, बीकानेर का कल्याणमल, जगनेर का अशोक परमार,
चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का झाला अज्जा और रायसेन का सलदी तंवर राणा सांगा की सेना में थे। इसके अलावा भी सिरोही का अखेराज देवड़ा, बूंदी का नर्मद हाड़ा, बाकी भी कई लोग राणा सांगा की सेना में थे। युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई, तोप खाने का प्रयोग किया। उसी समय राणा सांगा का एक विश्वासघाती सेनापति सलदी तंवर, रायसेन का सलदी तंवर जो था, यह राणा सांगा के साथ विश्वासघात कर देता है। तो राणा सांगा के साथ विश्वासघात करने वाला जो सैनिक था उसका नाम था सलदी तंवर। इस सलदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया और युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते कब बाबर से मिल गया ये पता नहीं चला और अपने ही सैनिकों को मारने लगा, राणा सांगा की सेना को ही मारने लगा। तो राणा सांगा के साथ विश्वासघात करने वाला जो सैनिक था वो था आपका रायसेन का सलदी तंवर। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दो मुस्लिम सेनापति, एक का नाम था हसन खां मेवाती और दूसरे का नाम था महमूद लोदी। इन दोनों योद्धाओं ने, दोनों मुस्लिम सेनापतियों ने राणा सांगा की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया। तो प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, राणा सांगा के मुस्लिम सेनापति कौन थे? देन आंसर होगा हसन खां मेवाती और महमूद लोदी। युद्ध में राणा सांगा घायल हुए और राणा सांगा युद्ध में जब घायल हो गए तो मारवाड़ का मालदेव और आमेर का पृथ्वीराज, ये दोनों राणा सांगा को वहां युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं और युद्ध भूमि से बाहर ले जाकर राणा सांगा को दौसा में एक स्थान पड़ता है बसवा, वहां सुरक्षित रूप से लाया जाता है। भरतपुर से, खानवा के मैदान से राणा सांगा को बचाकर मारवाड़ का मालदेव और आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा दोनों सुरक्षित ले आते हैं बसवा दौसा में। उधर युद्ध भूमि में सादड़ी का झाला अज्जा राणा सांगा का कवच धारण करता है, राणा सांगा का मुकुट धारण करता है। तो मुस्लिम सेना, मुगल सेना को यह लगता है कि यही राणा सांगा है, क्योंकि युद्ध भूमि के अंदर राजा अपने वस्त्रों से और अपने शस्त्रों से पहचाना जाता था। ऐसा तो था ही नहीं कि घोड़े के ऊपर कोई नेम प्लेट लगी रहती थी कि फलाने प्रधान जी या फलाने कलेक्टर जी। तो उस समय राजा अपनी वेशभूषा से पहचाना जाता था। तो वो वेशभूषा, वो छत्र, वो शिरस्त्राण जो है वो झाला अज्जा ने धारण किए और झाला अज्जा युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। तो बाबर की सेना ने सोचा कि राणा सांगा मारा जा चुका है, जबकि मारा कौन गया था? मारा गया था सादड़ी का झाला अज्जा। इधर घायल राणा सांगा को बसवा ले जाया गया और बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। बसवा से राणा सांगा को रणथंबोर ले जाया गया और रणथंबोर में मूर्छित अवस्था में जब राणा सांगा पड़ा हुआ था तो एक वीर रस के कवि को यहां बुलाया गया। नाम था जमुना जी सोढ़ा। जमुना जी सोढ़ा के द्वारा राणा सांगा को वीर रस की एक कविता सुनाई गई। उससे राणा सांगा की मूर्छा टूटी और राणा सांगा वापस उठ खड़ा हुआ। और राणा सांगा ने उठते सबसे पहले यह देखा कि मैं कहां हूं, तो पता चला कि युद्ध भूमि में हम हार चुके हैं और अब रणथंबोर के किले में हम रुके हुए हैं। राणा सांगा ने कहा, बाबर कहां है? बाबर कहां है? तो साहब, बाबर तो चंदेरी गया। तो चंदेरी क्यों? कि चंदेरी के मेदिनी राय को मारने के लिए अब बाबर चला गया, क्योंकि बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। तो राणा सांगा ने कहा कि नहीं, बाबर का पीछा करो, बाबर को मारना है, चंदेरी में हम भी जाएंगे। क्योंकि चंदेरी के मेदिनी राय की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने खानवा के युद्ध में हमारा साथ दिया था। उस गरीब की और क्या गलती है? खानवा के युद्ध में सबसे ज्यादा अगर वीरता राणा सांगा की ओर से किसी ने दिखाई थी तो वो था चंदेरी का मेदिनी राय। तो बाबर ने भी देखा कि बेटा उस युद्ध में बड़ा उछल रहा था, तो आ रहा हूं चंदेरी। तो बाबर चंदेरी चला गया था। राणा सांगा ने कहा कि मैं भी चंदेरी जाऊंगा। सैनिकों ने मना कर दिया कि साहब अभी वो कंडीशन नहीं है, बाल बच्चे छोटे छोटे टाबर है तुम्हारे, मान जा, युद्ध वुद्ध मत लड़े, तू भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, मेवाड़ को अभी तेरी जरूरत है, तो युद्ध में मत जा।
राणा सांगा ने कहा कि नहीं, युद्ध में जाऊंगा, युद्ध में जाऊंगा और बाबर को हराऊंगा, और अगर तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, और नहीं चलना तो यही मजे करो, मैं जा रहा हूं। राणा सांगा ने उठाया घोड़ा, अकेला चला गया। अब सरदार बेचारे क्या करते, सरदारों के हाथ में कुछ था नहीं। अब जिधर राजा चला गया उधर सरदारों को जाना था, तो राणा सांगा की सेना भी साथ साथ चली गई। लेकिन सैनिकों ने देखा कि यार ये आदमी, एक हाथ टूटा हुआ है, एक पैर कटा हुआ है, शरीर पर 80 घाव लगे हुए हैं, आंख फूटी हुई है, खंडर बना हुआ है ये आदमी, क्या किया जाए, क्योंकि अब ये तो मरेगा और पीछे बाकी जितनी सेना है मेवाड़ की उसको भी मरवाएगा। इसलिए राणा सांगा को युद्ध भूमि में जाने से रोकने के लिए राणा सांगा के ही सैनिकों ने, उसी के सरदारों ने, उसी के अधिकारियों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। और चंदेरी के मैदान में पहुंचने से पहले ही मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है कालपी, उस कालपी में राणा सांगा की जहर खाने से मृत्यु हो गई। और वो जहर किसने दिया? इसी के सैनिकों ने दिया। कालपी से राणा सांगा को मेवाड़ लाया गया, और मेवाड़ में भीलवाड़ा में मांडलगढ़ जो स्थान है, उस मांडलगढ़ पर राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो राणा सांगा 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई, और राणा सांगा का अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में हुआ, और मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। दुर्भाग्य है हमारा कि राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में आज उस स्थिति में है कि किसी दुश्मन की भी ऐसी दुर्दशा नहीं हो। ऐसी छतरियां हमारी सरकारों के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही, वरना शहीद व्यक्ति हैं, शहीदों की चिताओं पर तो, शहीदों की छतरियों पर, शहीदों की कब्रों पर तो मेले लगने चाहिए। कहीं इन बहाने ही राजस्थान के राजपूत योद्धाओं को याद कर लिया जाए। लेकिन आज बड़ी जर्जर कंडीशन में इनकी छतरी बनी हुई है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यह छतरी मौजूद है। तो राणा सांगा, इस प्रकार राणा सांगा की मृत्यु हुई। राणा सांगा एक वीर योद्धा, पराक्रमी व्यक्ति था। राणा सांगा ने जिंदगी में, अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लगभग 100 युद्ध लड़े, लेकिन राणा सांगा कभी नहीं हारा। अंतिम सांस तक राणा सांगा लड़ता रहा। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, शरीर पर 80 घाव थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को कहा है सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, यानी कि सैनिकों में भी खंडर जैसा, भग्नावशेष जैसा। और राणा सांगा का एक और उपनाम मिलता है, वो है हिंदू पथ। याद रखना, हिंदू सुरतान राणा कुंभा की उपाधि है, हिंदू पथ जो है वो राणा सांगा की उपाधि है। तो हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा राणा सांगा को कहा जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे वीर राणा सांगा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया खातौली और बाड़ी के मैदान में, जिसने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया गागरोन के मैदान में, जिन्होंने बाबर को पराजित किया बयाना के मैदान में। लेकिन वो आदमी अपने ही एक सैनिक सलादी तेवर के विश्वासघात के कारण और बाबर की युद्ध टेक्निक्स के कारण इस युद्ध में हार गया, और राजपूतों का जो संघ राणा सांगा के नेतृत्व में बना था, वो संघ हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। बड़ी मुश्किल से राजस्थान के राजपूत एक हुए थे किसी विदेशी ताकत से लड़ने के लिए, लेकिन वो संघ इनका टूट गया। साथियों, इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि एक तो राणा सांगा के नेतृत्व में बना वो संघ समाप्त हो गया, दूसरा भारत पर मुगल साम्राज्य को स्थायित्व मिला। वरना अगर बयाना के युद्ध में राणा सांगा बाबर को मार देता तो दिल्ली तक ही बाबर सीमित रहता, पूरे भारत पर उसका अधिकार नहीं होता।
ठीक है साथियों, इसके आगे अगर हम बात करें तो राणा सांगा खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और राणा सांगा के बाद अब मेवाड़ पर किसका शासन होता है ये हम देखते हैं। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई उस समय राणा सांगा के दो पत्नियां थी, एक का नाम है धनबाई और एक का नाम है कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती जो बूंदी राजवंश के हाड़ा राजवंश से संबंधित थी कर्मावती। धनबाई के दो बच्चे थे, एक का नाम था भोजराज और एक का नाम था रतन सिंह। साथियों ये वही भोजराज जी हैं जो आपके मीराबाई के पति थे और मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है, तो मीराबाई के पति थे और राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए एक युद्ध में मारे गए थे। तो मीराबाई के पति थे भोजराज जी। बताया जाता है कि सब भोजराज की मृत्यु के बाद जब मीराबाई कुछ समय के लिए मेवाड़ में रुकी और जब विक्रमादित्य का शासनकाल आया तो विक्रमादित्य अपनी भाभी मीराबाई को बहुत परेशान करने लगा। तो मीराबाई इस विक्रमादित्य के परेशान करने के कारण मेवाड़ छोड़कर चली जाती है और अंतिम रूप से गुजरात में डाकोर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तो वो मीराबाई राणा सांगा के बेटे भोजराज की पत्नी थी। अब राणा सांगा के धनबाई से दो बच्चे थे, भोजराज जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा है रतन सिंह। उधर हाड़ी रानी कर्मावती के भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और एक का नाम है उदय सिंह। साथियों ये वही उदय सिंह जी है जिन्होंने महाराणा प्रताप नामक एक शूरवीर पैदा किया। ये महाराणा प्रताप के पिता है महाराणा उदय सिंह जी। तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ के जो अगले राजा बनेंगे उनका नाम है रतन सिंह। यह भी प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में, यह प्रश्न पूछा गया था कि राणा सांगा के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था और उसका आंसर था रतन सिंह। ऑप्शन में विक्रमादित्य भी था और कई किताबों में राणा सांगा के बाद सीधा विक्रमादित्य पढ़ाया जाता है, कई टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन याद रखना राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला जो राजा बना था वो रतन सिंह बना था, उसके बाद विक्रमादित्य बना और विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह बना और उदय सिंह जी के बाद फिर महाराणा प्रताप बने। तो साथियों राणा सांगा के बाद रतन सिंह जी मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं रतन सिंह जी और रतन सिंह जी मेवाड़ के जो राजा बने उस समय की कंडीशन आप ये देखिए कि धनबाई का जो बच्चा था रतन सिंह वो मेवाड़ का राजा बन गया, लेकिन कर्मावती के दोनों बच्चे मेवाड़ के राजा नहीं बने। इस बात को लेकर कर्मावती कुछ समय के लिए नाराज भी रही कि एक पत्नी जिसके दोनों बच्चे राजा नहीं बनते हैं और एक पत्नी धनबाई जिसके बच्चे रतन सिंह को राजा बना दिया जाता है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में ही कर्मावती को रणथंभौर की जागीर भेंट कर दी थी और ये रणथंभौर में रहने लगी थी, लेकिन बाद में राणा सांगा की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ ही आ गई थी। रतन सिंह जी अगले राजा बने। उस समय कर्मावती ने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि रतन सिंह जी राजा बने तो ये भी छोटी उम्र में थे, तीनों बच्चे छोटे छोटे ही 10-10 12-12 साल के, 10-10 5-5 साल के। तो एक दिन कर्मावती ने इस रतन सिंह को मारने का षड्यंत्र अपनाया और जैसे ही कोई गर्मियों की छुट्टियां उट्टी आई होगी बच्चों की, स्कूल की छुट्टियां, उस समय विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने नाना के भेजा जा रहा था। और नाना का मतलब ये हो गया कि कर्मावती के घर वालों के पीहर मायके में बूंदी भेजा जा रहा था। उसी समय कर्मावती ने कहा धनबाई से कि हमारे दोनों टाबर बूंदी जा रहे हैं अपने मामा के, तो एक काम कर रतन सिंह को भी साथ ही भेज दे, ये भी चला जाएगा बेचारा, दोनों तीनों साथ चल जाएंगे और तीनों का मन भी लग जाएगा, तीनों साथ खेल लेंगे। यहां कर्मावती का एक षड्यंत्र था। जब ये तीनों बूंदी गए तो कर्मावती ने अपने भाई सुरजन हाड़ा को फोन किया और उस सुरजन हाड़ा जो है उसको कर्मावती ने बोला कि बच्चे आए हैं बूंदी 3, लेकिन बूंदी से वापस मेवाड़ आने चाहिए बच्चे 2।
यानी कौन सा बच्चा नहीं आना चाहिए? तो रतन सिंह वापस नहीं आना चाहिए। और रतन सिंह अगर वापस नहीं आएगा तो सीधी सीधी सी बात है, अगला राजा कौन बन जाएगा? विक्रमादित्य बन जाएगा। वैसा ही हुआ। रतन सिंह जब बूंदी गया तो बूंदी में अहोरिया उत्सव का आयोजन हो रहा था, और उस अहोरिया उत्सव में राजपूत योद्धा आपस में तलवारबाजी करते, अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी समय सूरजन हाड़ा जो कर्मावती का भाई था, उसने रतन सिंह के ऊपर वार किया और उस वार में ये रतन सिंह मारा गया। तो बूंदी के अहोरिया उत्सव में रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला राजा बना विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो है गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण। गुजरात और मालवा का संयुक्त शासक था, मांडू का राजा था, जिसका नाम था बहादुर शाह। इस बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और बहादुर शाह ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए, 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किए। पहली बार 1533 में जब आक्रमण हुआ, उस समय कर्मावती ने हाथ जोड़ लिए बहादुर शाह के कि राजा मेरा मर चुका है, टाबर मेरे छोटे हैं और विक्रमादित्य अभी बालक है, तुझे क्या चाहिए? तुझे भूमि तो चाहिए, तुझे साम्राज्य तो चाहिए, किला तो चाहिए, तो चित्तौड़ का किला मत ले, तू रणथंभौर का किला ले ले, लेकिन इस बार हमें बख्श दे। बहादुर शाह को जब रणथंभौर का किला मिल चुका था तो बहादुर शाह वापस चला गया। बहादुर शाह अगले साल वापस लौटा और बहादुर शाह ने 1534-35 में वापस चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। इसी समय हाड़ी रानी कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षा करने के लिए एक राखी भेजी थी कि आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन हुमायूं उस समय तो खुद रक्षा के लिए तैयार नहीं था, और कोई और उसकी रक्षा कर दे तो ये बहुत भले की बात हो, क्योंकि हुमायूं उस समय उलझा हुआ था अफगान शासक शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी और हुमायूं बड़े लंबे समय तक इनके संघर्ष चलते रहे। तो शेरशाह सूरी से लड़ने में बिजी था, शेरशाह सूरी से अपनी जान बचाने में बिजी था मुगल बादशाह हुमायूं, इसलिए समय पर मदद नहीं पहुंचा पाया। तो कर्मावती ने एक काम किया कि चलो एक काम करते हैं, अब जब लड़ना ही है तो सबसे पहले तो इन दोनों टाबरों को मामा के भेज देते हैं, क्योंकि अगर ये टाबर मर गए तो पीछे मेवाड़ राजवंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वंश तो इन्हीं ने आगे बढ़ाना है। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को वापस बूंदी भेज दिया गया और पीछे दुर्ग की जिम्मेदारी, चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई प्रतापगढ़ के देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को। बाघ सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, अंतिम सांस तक इस चित्तौड़ की स्वाधीनता के लिए लड़ता रहा। अंत में बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 स्त्रियों ने जौहर किया, और 1300 स्त्रियों ने जौहर किया। और 1534-35 की ये जो घटना है, इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहा जाता है। तो चित्तौड़ का पहला साका 1303 में रतन सिंह और पद्मिनी के समय जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, और चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में जब बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, तब रानी कर्मावती जो राणा सांगा की विधवा रानी थी, उस रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 स्त्रियों ने जौहर किया। यही घटना चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाती।